तो लास्ट क्लास में हमने फेराडे के लॉ पढ़े थे। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, पहला लॉ कहता है कि भाई जितनी करंट दोगे, जितना चार्ज दोगे, उतना मेटल डिपॉजिट होगा। सीधी सी बात है। और उसने एक इक्वेशन दी थी, है ना, W, यही तो इक्वेशन थी, उठा गया E/96500, और यहां पे लिख देंगे चार्ज। जब चार्ज देगा, चार्ज नहीं देगा, करंट देगा, तो I × T लिख देंगे इसकी जगह, काम खत्म। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजीली हो जाता है। उसके बाद उसका है सेकंड लॉ, वो कहता है कि W/E जो है ये सबके लिए कांस्टेंट होता है अगर चार्ज कांस्टेंट कर दो तो ये सारा ही कांस्टेंट हो गया। तो इसमें कौन सी नई बात उसने बता दी, मतलब एक ही बात बोलनी थी, उसको दो तरीके से बोल दिया, दोनों लॉ हो गए। चलिए क्वेश्चन लिखिए फिर। इन अबव सेटअप, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक सेटअप दिया था, उस वाले सेटअप की बात कर रहा हूं। 3 सेल हमने लगाए थे, ये वाला सेल सेटअप। क्या क्या डाला था इनमें हमने? जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो लिखिए इन अबव सेटअप एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड at cathode is 2 gram, then calculate amount of weight of zinc and copper. Calculate amount of weight deposited of zinc and copper. ट्राई कीजिए, इस सेटअप में अगर एल्यूमिनियम 2 ग्राम डिपॉजिट होता है अपने कैथोड पर, यहां पर, तो जिंक कितना होगा, कॉपर कितना होगा? ट्राई कीजिए एक बार, बताए। ये चीज आपको समझने वाली बात है। जब आपने ये लॉ पढ़ा था, फर्स्ट लॉ फेराडे का, तो उसने क्या बोला था, एक बार बोल के बताना। खत्म। डिपॉजिट कौन हो रहा है? सिर्फ एल्यूमिनियम हो रहा है, तो सिर्फ एल्यूमिनियम का मास लगेगा। अगर ये पूरा डिपॉजिट होता है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो पूरे का लगता। चलिए आइए, देखो पहले तो कुछ चीजें याद रख लो, जैसे आयरन है, कॉपर है, जिंक है, इसका मास नंबर 56 होता है, इसका 63.5 और इसका 65.3। ये मेरे को याद है, आप भी याद कर लीजिए। ये थोड़ा ट्रिकी रहता है, तो मुझे याद रहता है। आइए, अब मुझे पता है W = EQ/96500 कूलम। सीरीज में है, करंट सब में इक्वल पास होगी, इसका मतलब है चार्ज बराबर जाएगा। तो W/E विल रिमेन कांस्टेंट। यही क्या है, सेकंड लॉ। तो फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर, तो W/E ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू W/E ऑफ कॉपर। वेट कितना है, 2। अब इन सबके इक्विवेलेंट वेट निकालिए। किसका इक्विवेलेंट वेट? एल्यूमिनियम +3 का, किसका? कॉपर +2 का, किसका? जिंक +2 का। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इस केस में वैलेंसी फैक्टर एल्यूमिनियम के लिए कितना आ जाएगा? 3। तो एल्यूमिनियम का मास नंबर 27/3, यानी कि इक्विवेलेंट वेट 9 आएगा। कॉपर का 63.5, Z2 आएगा, इसका 65.3, इसका 2 आएगा। तो E की वैल्यू मैंने सबकी निकाल ली। तो 2 एल्यूमिनियम के लिए लिख दीजिए ये 9, W कॉपर के लिए 63.5 डिवाइडेड बाई 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट जो मेरे पास आंसर लिखा हुआ है वो है 7.05।
अब अगर मुझे जिंक निकालना है तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर देता हूं, मतलब W/E ऑफ एल्यूमिनियम विल इक्वल्स टू W/E ऑफ जिंक, है ना। ये तो पढ़ ही लिया ना अपने। तो बस एल्यूमिनियम का वेट कितना है 2, ये हो गया आपके पास 9, W आपको निकालना है, जिंक का हो गया 65.3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। कितना आ रहा है अर्नव? 7.27। खत्म। देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए फिर। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट मास ऑफ फेरस एंड फेरिक डिपोजिटेड when 1 Faraday charge is passed through their electrolytic solution। ट्राई कीजिए जरा। अब देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला, जो लोग बाग जनरली यूज करते हैं, क्योंकि उनको एक ही फॉर्मूला पता होता है, W = EQ अपॉन 96500। उसने कहा यार W पूछा है, फेरस के लिए निकाल देते हैं। फेरस बोले तो Fe+2 और फेरिक बोले तो Fe+3। तो इसके लिए E की वैल्यू निकाल देते हैं। इसका मास नंबर 56/2, तो W हो गया 56/2, 96500। चार्ज कितना है? 1 फेराडे। 1 फेराडे का मतलब 96500 कूलम। इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता है, कितना था इसका +2 का? 28। सेम फॉर दिस वन, इसके लिए E निकालोगे 56/3 आ जाएगा। चार्ज 3 है, सेम है, सब कुछ सेम है। 56 96500, ये आ जाएगा आपका 18.66 ग्राम। अगर आप वैसे करना चाहते हो, हमें पता है 1 फेराडे डिपॉजिट्स कितना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दो। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? ग्राम में वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम में वेट कितना है ये हमें पता ही नहीं है, बट इक्विवेलेंट वेट पता है हमें कितना? 56/2। तो W निकल जाएगा आपका 56/2, दैट इज 28 ग्राम। आप अगर ऐसे करना चाहें, जो याद है आपको एक लाइन लिखाई थी मैंने, 1 फेराडे 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है, 2 फेराडे 2 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट करता है। बट यहां पे थोड़ा दिमाग लगता है इससे करोगे तो, इसलिए 90% बच्चे इसी से कर देते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करिए जयराम जी की। क्वेश्चन लिखिए, ये 2019 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। इतना पढ़ाने के बाद देखें आपसे होता है नहीं होता। क्वेश्चन लिखिए। सेम आया ना? चलो ठीक है। फिर हाँ बता रहा हूं। ये कहता है एक्स है सेल, एक है वाई, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, steady current flow of 2 ampere was passed through the two electrolytic cells X and Y connected in series। तो पहले तो मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूं, इसको इस तरह से कनेक्ट कर दूंगा और ये आपके पास एक रॉड हो जाएगी, ये दूसरी रॉड सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कहता है कि X में हमने भरा है आयरन सल्फेट, यानी कि फेरस सल्फेट होता है आयरन सल्फेट, और एक में भरा है जिंक सल्फेट। अब मुझे पता है यहां पर आयरन सल्फेट जो है यही दो पार्ट में टूटेगा, Fe+2 सल्फेट, और यही प्लस वाला यहां पे जाकर के डिपॉजिट होगा। ये भी दो पार्ट में टूटेगा, Zn+2 SO4 2- यहां पे ये डिपॉजिट होगा। तो चूंकि सीरीज में है तो हम कह सकते हैं
आई क्यू इज सेम, वही वाली बात है, और क्या कोई नया काम नहीं करा रहा। W इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन 96500, तो W अपॉन ई इज कांस्टेंट, तो W अपॉन ई फॉर आयरन +2 और W अपॉन ई फॉर Zn+2 बराबर रहेगा। ठीक है, तो मैंने कहा यार काम यहां से हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रखा है 2.8 ग्राम आयरन डिपॉजिट हुआ है, तो Fe+2 और Zn+2, इसके लिए E की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, मोलर मास 56/2, इसके लिए E की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसका मोलर मास अपॉन इस पर चार्ज, तो बस आयरन का कितना 2 ग्राम डिपॉजिट हुआ ना, 2.8 ग्राम, E की वैल्यू रख दो, इसका मुझे निकालना है, इसके लिए E की वैल्यू अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, खत्म। अब बोलता है भाई टाइम बताओ कब तक ये गया था, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो आप फॉर आयरन, WeQ अपॉन 96500, आयरन के लिए कितना डिपॉजिट हुआ है, कहां गए भाई, 22.8 ग्राम, ई आपने निकाल ही दिया 56/2, चार्ज को आप I इंटू टी रख दीजिए, तो 2.8 इंटू 2 96500 अपॉन 56, और करंट है 2, तो टी यहां बच जाएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास टाइम आएगा 4825। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्वेश्चन 3 नंबर का था और इजीली बच्चों को आ भी गया था, कैलकुलेशन रहती है उसमें, तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। लिखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां से आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टफ वाला सेक्शन शुरू होता है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसी रिएक्शन है जो नहीं होती हैं, उसमें आप बाहर से करंट दे करके, या इस सेल, क्योंकि दो तरह के सेल होते हैं ना, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होता है वोल्टेइक सेल, एक बाहर से करंट लेता है और केमिकल रिएक्शन करवाता है, एक केमिकल रिएक्शन करवाता है और बाहर करंट देता है, तो हम बेसिकली वोल्टेइक सेल पढ़ेंगे यहां पर। ठीक है, कौन से, वोल्टेइक सेल, जिनको आप गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, कि सर क्या करते हैं ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। ये हमने फर्स्ट लेक्चर जब हमारा पढ़ाया था हमने, उसमें ये लिखवा दिया था। अब इन सेल में थ्योरी ये कहती है कि 3 काम होते हैं, क्या, कि आपके पास एक सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। ये 2 चीजें किसी भी सेल में होंगी, क्या क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा। तो पहला केस ये कहता है कि अगर ये मेटल M का इलेक्ट्रोड है और यहां पर MsO4 मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो ये जैसे ही आयनाइज होता है, अब ये जो आयन है इसकी 3 टेंडेंसी होती है, ये 3 काम कर सकता है। ये आयन इलेक्ट्रोड से टकराएगा और कुछ ना हो, तो वो हमें पढ़ना ही नहीं है। जब ससुरा कुछ हो ही नहीं रहा तो उसमें क्या पढ़ना, तो ये वाली स्टेट को हम हटा देते हैं। दूसरा कहता है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो सकता है, तीसरा कहता है इसमें रिडक्शन हो सकता है। ये 3 प्रोबेबिलिटी होती है जब भी कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है, क्या, कि द मेटल आयन कैन कोलाइड विद द इलेक्ट्रोड एंड नथिंग हैपेंस। कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, जब कोई केमिकल चेंज नहीं होगा तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। क्लियर, तो ये फर्स्ट वाला तो हमें पढ़ना नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे की। सपोज कीजिए ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर और यहां पर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन
जिंक सल्फेट भर रखा है और इसमें आपने जिंक का ही इलेक्ट्रोड डाला हुआ है। तो क्या होता है, सबसे पहला काम, जिंक सल्फेट आयनाइज होगा। तो इसके अंदर जिंक +2 के आयन रहेंगे, एक ही काम हुआ है। दूसरा, ऐसा जिंक के केस में हो रहा है ना, यहां से जिंक बाहर निकलेगा और या यूं कहो कि मैं इसमें 2 कलर का यूज करके बता दूं आपको। हाँ, तो यहां पर जैसे जैसे Zn+2 आयनाइज हुआ तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, किसका, Zn+2 का, साथ में नेगेटिव चार्ज भी आएगा, किसका, सल्फेट का। Zn+2, जिंक सल्फेट, जिंक +2 और सल्फेट में आयनाइज हुआ, 3 3 6। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन न्यूट्रल है, क्यों, क्योंकि जितना जिंक है सॉल्यूशन के अंदर उतना ही सल्फेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड से जिंक निकल करके इसमें आएगा और किसमें चेंज हो जाएगा, Zn+2 में। यानी कि एक इक्वेशन ये हो रही है कि जिंक चेंज हो रहा है Zn+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे जैसे जिंक इस सॉल्यूशन में आता जाएगा, अभी तक ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन न्यूट्रल था, क्योंकि जितना जिंक पॉजिटिव में था उतना ही सल्फेट था, काम चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे जिंक यहां से आयनाइज होकर के इस सॉल्यूशन में आता जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। अब इस सॉल्यूशन पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जिंक ने Zn+2 बनाया जो कि चला गया सॉल्यूशन में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड के अंदर वापस गए। जिसकी वजह से इस पर एक चार्ज आने लगा, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गए एंड दे मेक द इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड। अब यहां देखिए, इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज है और इस सॉल्यूशन पर नेट पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि 2 अलग, ये डाइपोल की तरह होंगे ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नाम दिया जाता है, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जिसको नाम देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पैदा होने की वजह है ये वाली रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, इसीलिए इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक ये बात, इसमें जब जिंक की रॉड में से जिंक निकल करके सॉल्यूशन में जाएगा, तो जिंक की जो रॉड होगी वो धीरे 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 पतली हो जाएगी। मास ऑफ इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस। यहां पे जो रिएक्शन हो रही है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, इसलिए इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला, और जिसको आप लिखते हो Zn से Zn+2। यह है इसका रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का रिप्रेजेंटेशन, कि इस सेल में कौन सी रिएक्शन प्रीडोमिनेंटली हो रही है, कि जिंक किसमें चेंज हो रहा है, Zn+2 में। और जब इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करी गई तो यह निकला 0.76 वोल्ट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, जिंक से ZnSO4।
और इसकी वैल्यू आई थी 0.76 वोल्ट। तीसरी बात, क्योंकि इसमें सिर्फ एक रिएक्शन हो रही है, दैट इज ऑक्सीडेशन, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या है ये? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। कौन सी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन बढ़ गया, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आया, उसको नाम दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन की वजह से आया, नाम पड़ा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिंक की रॉड धीरे 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 पतली होती जाएगी, मास कम होता जाएगा। तीसरा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हम लिखेंगे ई का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, किस किस कौन सी रिएक्शन की वजह से? जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 में। लिख लीजिए ये सब एक साइड में। इधर पढ़ेंगे रिडक्शन हाफ सेल। ये तो हो ही नहीं रहा पहला वाला, दूसरा ये रहा, तीसरा यहां पढ़ेंगे। आइए, और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी मैं दूर कर रहा हूं धीरे धीरे। हमने क्या लिया है कि सर यहां रिडक्शन भी तो हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था, बट मैंने वो केस लिया है जिसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन हाफ सेल समझाना है। क्लियर? तो हमने लिया कि जिंक है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। सबसे पहले जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन आयनाइज होगा, Zn+2 और सल्फेट बनाएगा। तो जितने पॉजिटिव बनेंगे उतने ही सल्फेट के नेगेटिव भी बनेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल रहेगा। अब ये जो रॉड है, इस रॉड में से जिंक आयन निकल करके Zn+2 की फॉर्म में चला जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। Zn से Zn+2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये चला जाएगा सॉल्यूशन में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए वापस से अपने इलेक्ट्रोड पे। इन 2 इलेक्ट्रॉनों की वजह से इलेक्ट्रोड पर आ गया नेगेटिव चार्ज, एंड द एक्स्ट्रा कैटायन Zn+2 की वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन गॉट द पॉजिटिव चार्ज। There is a difference between the polarity of the electrode and the electrolytic solution, due to which a potential difference is created, and that potential difference is called as electrode potential, since it is developed by the oxidation of zinc. Hence this is called as oxidation electrode potential. यहां पर जिंक धीरे 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 किस में जा रहा है? सॉल्यूशन में। मींस द मास ऑफ द जिंक विल रिड्यूस, मास ऑफ द इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस। कि अब ये जो सेल बना है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ई लिखते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Zn से Zn+2। जब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैलकुलेट करा गया, तो ये आया 0.76 वोल्ट। तो कई बार Zn+2 लिख देते हैं, कई बार ZnSO4 भी लिख देते हैं। अब इसमें एक नई चीज पड़ी है, चूंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को नाम दिया जाता है एनोड। क्या नाम दिया जाता है? एनोड। कि सर एनोड तो पॉजिटिव चार्ज होता था, हमने पढ़ा था सर कि जब हम ऐसा कराते हैं और ये कराते हैं तो जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है वो एनोड होता है, और जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है वो कैथोड होता है। आपने सही पढ़ा था, बट आप जो लॉजिक दे रहे हो ना वो गलत है। कि सर क्या लॉजिक? आप कह रहे हो कि जो पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है वो एनोड है, और जो नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है वो कैथोड है। ये भी सही है, बट लॉजिक गलत है। कि लॉजिक कि जो भी पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ वो एनोड कहलाया। नहीं, एनोड वो नहीं होता जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। एनोड वो होता है जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। किसी भी तरह के सेल में XYZ अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको आप एनोड कहोगे। उस पर चार्ज नेगेटिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव से कनेक्ट हो या नेगेटिव से कनेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गैल्वेनिक सेल में जनरली एनोड वो होता है जिस पर नेगेटिव आता है। क्लियर? तो एनोड कहने की वजह क्या है? ऑक्सीडेशन। आइए अब रिडक्शन हाफ सेल समझते हैं। सपोज करो एक कंटेनर है
इसमें आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला और एक इलेक्ट्रोड डाला इसमें आपने कॉपर का। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। तो कॉपी के टॉप पर लिखिए, एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है। एनोड वो होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है, कॉपी के टॉप पर। और दूसरी बात लिखो, कैथोड वो होता है जहां रिडक्शन होता है। आइए, यहां क्या होगा, यहां भी वही होगा। कॉपर सल्फेट जो है सबसे पहले आयनाइज होगा कॉपर +2 सल्फेट में, कि फिर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, काम खत्म। तो ठीक है कि फिर अब इसमें एक काम होता है, ये जो कॉपर +2 आया है ये जाता है इस इलेक्ट्रोड पर और इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन में डिपॉजिट होता है। कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में चेंज हो जाता है और यहां रिएक्शन हुई है रिडक्शन कि सर जैसा यहां हुआ था कि जिंक Zn+2 में चेंज हो रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां से कॉपर +2 में चेंज हो जाए। बिल्कुल हो सकता है कि फिर उसको यही कहेंगे, उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो एनोड कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, यही होगा। ये मैं पढ़ा चुका हूं, तो मैं यही पढ़ाता रहूं क्या? इसलिए मैं इसको दूसरा वाला पढ़ा रहा हूं, रिडक्शन। अब इसकी वजह से इस सेल के अंदर जितने भी पॉजिटिव आयन है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रोड पे जाने लग जाएंगे, जिसकी वजह से, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं अपनी तरफ से, इसलिए यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सॉल्यूशन में इस सल्फेट बचेगा, जिसकी वजह से सॉल्यूशन में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। यहां पर फिर से इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब चूंकि ये रिडक्शन से पैदा हुआ है इसलिए हम बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। और इस कॉपर की रॉड पर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू करेगा, कॉपर की रॉड मोटी हो जाएगी, तो मास ऑफ इलेक्ट्रोड, और इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे हम? कैथोड। क्यों? क्योंकि यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। कैथोड वो जहां रिडक्शन होता है, और कैथोड कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर एनोड कैसा है? नेगेटिव चार्ज है। क्यों कहा है? क्योंकि रिडक्शन हैपन्स। अच्छा हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कैसा होगा? वही ई क्या हो रहा है? कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है, तो कॉपर +2 से कॉपर में जा रहा है। जब इसको आप निकालते हो तो यह आता है 0.34 वोल्ट, ठीक है। लिखिए इसको। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों सेल को कनेक्ट कर देते हैं और एक सेल बनाते हैं। अब देखना ध्यान से क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ है। 2 हैं आपके पास, एक ये जिसमें जिंक की रॉड है और ZnSO4 सॉल्यूशन है, एक ये जिसमें कॉपर की रॉड है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इनका पर्सनली क्या चल रहा है आपको पता है कि कॉपर पे आ चुका है पॉजिटिव, इस पर आ गया है नेगेटिव। इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत सारे हैं, और इसके पास से कॉपर में से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये पॉजिटिव हो चुका है। इन दोनों को मिला करके आप
एक सेल बना लेते हो, ये रहा, और इस एक सेल का नाम होता है डेनियल सेल, जिसमें एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, एक रिडक्शन हाफ सेल है। कि सर ये दो दो क्यों लगाए, मैं बताता हूं। ये इलेक्ट्रॉन, अब ये एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टेंस है जिसमें मुझे करंट चाहिए, तो वो मैं इसके जिंक से कनेक्ट करूंगा, यहां कनेक्ट करूंगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा जिंक टू कॉपर, यानी कि कौन है ये, एनोड टू कैथोड। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो कॉपर को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और कॉपर के ही वो इलेक्ट्रॉन थे ये वाले जो यहां आ रहे थे, यही इलेक्ट्रॉन कॉपर +2 को मिल रहे थे, और कॉपर +2 इन दो इलेक्ट्रॉन को लेकर के कॉपर की फॉर्म में यहां पे डिपॉजिट होता जा रहा था। कि ये दो इलेक्ट्रॉन जिंक के पास कहां से आए, जिंक से दो इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे थे, Zn+2 बना रहा था जिंक, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, यानी कि यहां पर Zn+2 की फॉर्म में जा रहा था दो इलेक्ट्रॉनों। फिर आप बोलोगे सर ये उल्टा भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, ये उल्टा नहीं हो सकता कि कॉपर दो इलेक्ट्रॉन दे और जिंक में चले जाए। इसकी वजह यह है कि इनका नेचर ही ऐसा है, जिंक की टेंडेंसी खुद को ऑक्सीडाइज करने की होती है, जिंक Zn+2 में चेंज होना चाहता है, ना कि Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन लेकर के जिंक में चेंज होना चाहता है। ये टेंडेंसी जिंक की नहीं होती। कि सर हमें कैसे पता लगेगा, वो आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखाऊंगा तब आपको समझाऊंगा, बाकी यहां पर यही होगा। और इन दोनों सेल को जब मैं मिलाऊंगा तो एक बनेगी रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि इसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। किसमें क्या हो रहा है, Zn कॉपर +2, Zn+2 और कॉपर में चेंज हो रहा है, और इस तरह से यहां से जिंक इधर जाता जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और करंट किधर जाएगी, करंट जाएगी कॉपर टू जिंक, यानी कि कैथोड टू इलेक्ट्रोड। बट अभी दिक्कत है, दिक्कत यह है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाते जाएंगे इस पर प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा, ये प्लस चार्ज बढ़ जाने की वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन इधर जाते ही नहीं है। ये कहता था अपने खुद के घर में खाने के लिए नहीं है, तू हमसे इलेक्ट्रॉन लेकर के दूसरे घर में दे रहा है, तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। दूसरा, यहां पर सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज इन दो इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन इधर आते ही नहीं। तो थोड़े टाइम के बाद में ये रिएक्शन रुक जाती है कि अब क्या करें, हमारा सेल तो काम करना बंद कर दिया, लगाया हल्की सी करंट दिखी, खत्म हो गया, ये काम पूरा नहीं हुआ। अब ये काम पूरा कब होगा, क्या करूं ऐसा इसमें, कोई आइडिया बोलो। ये पॉजिटिव आयन, जो ये Zn+2 वाले पॉजिटिव आयन आ रहे थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को जाने से रोक दिया। इधर से सॉल्यूशन पे नेगेटिव आयन था जो इलेक्ट्रॉन को आने से रोक दिया। क्या करें अब, करंट तो चाहिए भाई, कैसे करें। तो इसका आंसर है सॉल्ट ब्रिज। अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो उस समस्या से छुटकारे के लिए आप यहां लगाएंगे सॉल्ट ब्रिज। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। अभी आप ये सेल बनाइए, दोनों को डेनियल सेल लगा करके दोनों को मिक्स कर दीजिए। और जो न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम है वो हम इसको आगे जाकर के धीरे धीरे हमारे पास आएगा। इसको एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना है, थ्योरी होगी उसमें, मैं अपने नोट्स भी दूंगा बट थोड़ा रुक करके। आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, मैंने अपनी उस वीडियो में बोला था एनसीईआरटी इज द बाइबल, पढ़िए समझ में भी आएगा। एनसीईआरटी पढ़ ली, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लिए तो 100 में से 100 आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। और केमिस्ट्री में आ भी जाते हैं 100 में से 100, कोई बहुत मुश्किल काम भी नहीं है अगर आप टेम्परामेंट पेपर में सही रखते हैं तो।